शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के दर्शन कर पूजन किया। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गौरक्षा पीठेधीश्वर गुरु पूजन कर शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। गोरखनाथ मंदिर में रविवार सुबह से ही अनुष्ठानिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गौरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। इसके बाद नाथ पंथ के सभी योगियों की समाधि स्थल और देवी देवताओं के मंदिर में विशेष पूजन का भी कार्यक्रम होगा। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। सीएम ने पौधारोपण करते हुए लोगों से भी पौधारोपण करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। लेकिन 50 वर्ष में विकास की अंधी दौड़ ने कोकरेल नदी को पूरी तरह पाड़ दिया था। भूमाफियाओं ने उसमें कब्जा कर लिया था और कब्जा करने का परिणाम क्या था? हमें एक अभियान चलाना पड़ा था बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कोकरेल नदी को पाट करके वहां पर जबरदस्ती अपने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए थे, अपने मकान बना दिए थे। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बस चुके थे। उन्हें हटाने का काम किया गया। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी गई और आज वहां पर भगवान राम के छोटे भाई जिनके नाम पर लखनऊ बसा है, उनके नाम पर सौमित्र वन और शक्ति वन का हम लोगों ने वहां पे पुनर्गठन करने की कार्रवाई करके कोकरेल क्षेत्र को एक बार फिर से हम लोगों ने लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह अभियान तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है। गोरखपुर में भी जू है। काकोरी कांड के नायकों में असफाउल्लाह खां, जिन्होंने देश की आजादी के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व ने न्यौछावर किया था। उनके नाम पर बने हुए इस प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर में भी गुड़दोहा नाले का संरक्षण करके उसके माध्यम से जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने और अतिक्रमण को हटाने के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश सरकार स्थानीय हमारी अथॉरिटी के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा यह मानना है, जब नालों से अतिक्रमण हटेगा तो शहरों को हम जल जमाव से मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा गलत कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, लेकिन भुक्तभोगी पूरे मोहल्ले को और पूरे समाज को होना पड़ता है। और इसलिए किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को हमें किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देने देना है। इस विश्वास के साथ आज गोरखपुर में भी ये प्राणी उद्यान, आज आपने देखा होगा यहां पे अलग अलग प्रकार के प्राणी आए हैं, वन्य जीव हैं। ये मनोरंजन के भी माध्यम बने हुए हैं और साथ साथ ज्ञानवर्धन के भी। ये हमें ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जीव सृष्टि की जब हम बात करते हैं तो केवल मनुष्य ही नहीं है, जीव भी है, जंतु भी है। जब इनमें बेहतर तालमेल होगा, बेहतर संतुलन होगा और बेहतर समन्वय होगा तो दोनों की सुरक्षा और दोनों की रक्षा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्राणी उद्यान में ये वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम इसी अभियान के क्रम में है। उन्हें उस प्रकार का वातावरण मिल सके जो उन्हें वनों के अंदर प्राप्त होता है और इसलिए आज यहां पर भी वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जनता जनार्दन की जो सहभागिता वन विभाग के साथ, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के साथ, नगर विकास के साथ और अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ देखने को मिली है, ये जन सहभागिता किसी भी आंदोलन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और उन्हीं नई ऊंचाइयों में एक दिन में इतने करोड़, इतनी बड़ी पैमाने पर वृक्षारोपण का ये नया रिकॉर्ड
अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कीर्तिमान को स्थापित करने की ओर अग्रसर हो जाएगा और इस नए रिकॉर्ड के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा। इस पूरे रिकॉर्ड को उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने, जनप्रतिनिधियों ने, इसमें पार्षद भी, ग्राम प्रधान भी, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य भी, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी, चेयरमैन, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद और समाज के अलग अलग तबके के लोगों ने सहभागिता प्रदान करते हुए एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कुछ ही देर में हम यह खुशखबरी उत्तर प्रदेश वासियों को दे पाएंगे कि उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान में एक पेड़ मां के नाम पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को मैं हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त देता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को एक दिवसीय कानपुर देहात के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की और विधि विधान के साथ पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे भी वितरित किए। कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। मैं कानपुर देहात के सभी नागरिकों से विनती करता हूं कि अपने मां के नाम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं। पर्यावरण के संतुलन को बरकरार रखने के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वस्थ जीवन देने के लिए एक एक वृक्ष अवश्य लगाना है, ऐसा मैं अनुरोध करने के लिए कानपुर इटावा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इटावा उपचुनाव में जीत का दावा किया। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की पोल खुल चुकी है। उन्होंने पैसे देने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया था, लेकिन आज जनता को समझ में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की 10 में से 5 सीटें थीं, तो ये पांचों तो पुनः सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं हम। इंडी का गठबंधन की पोल खुल चुकी है। जैसे वो टकाटक पैसे देने के लिए बेवकूफ़ बनाया था उन्होंने जनता को, और आज जनता को समझ में आ गया। कर्नाटक इस बात का उदाहरण है कि चुनाव ख़त्म होते ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम ऐसे बढ़ाए कि जनता से टकाटक पैसे वो लेने लगे। और जो उन्होंने आरक्षण और संविधान का भ्रम फैलाया था, आज वो भ्रम दूर हो गया है जनता का। इसलिए अब उनकी काठ की अंडियां बार बार नहीं चढ़ेगी। गोरखपुर के कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। विधायक ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन, सीएम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर की थी। बता दें कि विधायक ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजीव रंजन नाम का व्यक्ति लोगों से चंदा इकट्ठा कर उन्हें जान से मरवाने की साजिश रच रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजीव रंजन के माता पिता ने विधायक के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि विधायक बेटे की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। उन्होंने बयान दिया था कि राजीव रंजन चौधरी हमारी हत्या कराने का साजिश रच रहा है, जिसमें 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ है और 4 करोड़ चंदा इकट्ठा किया जाने की व्यवस्था किया जा रहा है। इस संबंध में कहने में आया हूँ कि यह सरासर गलत है, झूठ है। इसमें 1% की कोई सत्यता नहीं है। यह मामला सिर्फ जो है राजनीतिक प्रभाव में डाला जा रहा है, क्योंकि राजीव रंजन की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। माननीय फतेह बहादुर सिंह मेरे लड़के को फर्जी मुकदमा में फर्जी ब्लेम लगा रहे हैं। एक टाउन एरिया के चुनाव से, और कोई मामला उनसे नहीं है। हाँ, ये जो ब्लेम है, हत्या जो लगा रहे हैं। हाँ, अपना क्या बता रहे हैं कि हमारा जान माल का धमकी दे रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो आरोप लगा रहे हैं फर्जी है। हाँ। उधर कानपुर में शहर कांग्रेस कमेटी ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर आरोप लगाया है।
कांग्रेस का कहना है कि वो अपने बेटे की शादी में हुए 10,71,605 रुपए का खर्च केंद्रीय खजाने से दे रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि मनोज सिन्हा को पद से हटाया जाए। आज मामला ये है कि एक शादी हुई जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की। उन्होंने अपने बेटे की शादी की और उस बेटे की शादी में जो भोजन का भुगतान था, उन्होंने वो आदेश दिया कि ये भोजन का भुगतान राजकीय कोष से जमा किया जाए। और जो आपका निजी कार्य है तो उस निजी कार्य में आपके बेटे की शादी में किया गया धन का खर्च अगर आप सरकारी कोष से जमा कराएंगे तो ये तो विसंगतियां हैं इनकी नीयत में, इनकी परिस्थितियों में, और सरकार के साथ सरकार में रह के सरकार के साथ और जनता के साथ धोखाधड़ी करने का ये काम है। तो हम कांग्रेस के और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों को घोर आपत्ति है इस बात पे कि अगर आपने अपने बेटे की शादी की है तो आप अपने पास से पैसे खर्चा करिए, सरकारी कोष का, गरीब जनता का और हमारे टैक्स का आप पैसा नाहक में ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। इसी को लेके हम लोग आज सब कांग्रेस जन और इंडिया गठबंधन के लोग ज्ञापन देने। कांवड़ यात्रा को लेकर इस महीने की शुरुआत से पुलिस और प्रशासन तैयारियों में लग गया है। मेरठ एडीजी जोन का कहना है कि तमाम विभागों की जवाबदेही और जिम्मेदारी पहले ही तय कर दी गई थी। एडीजी ने बताया कि पूरे आयोजन को लेकर पहले ही छुट्टियों पर रोक है। हालांकि मेरठ जिले में जैसी अफवाहें फैल रही थी वैसा देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसके उलट हिंदू ढाबा संचालकों ने मुस्लिम कारीगर रखे हुए हैं। ज्यादातर मुस्लिम होटल कांवड़ के समय बंद कर कांवड़ियों की सेवा में लग जाते हैं और इस दौरान आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। में तो सर आया है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे मतलब रेस्टोरेंट अब बंद कर दिए जाएंगे, सरकार का फरमान है कि बंद कर दिया जाएगा, तो वो तो ठीक है, रेस्पेक्ट है उनकी। जैसे कावड़ चल रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट में नॉनवेज चिकन अलाउ नहीं है तो वो बंद कर देना ही बेहतर है। 7-8 दिन की बात है, बंद कर देना ही बेहतर है। फिर उसमें हम अपना जो मतलब बाहर लगा लेते हैं स्टॉल वगैरह। तो जितने भी कावड़ यात्री हमारे यहाँ से देहरादून से दिल्ली, मतलब ये मेन हाईवे है कि जो मतलब हरिद्वार को जाता है, तो उनकी मतलब हेल्प वगैरह करते हैं। हमारे जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पे आके स्टॉल लगा लेते हैं अपने, और कोई पानी, कोई नहाने का इंतजाम वगैरह सारा सेवा करते हैं जी, करते हैं पूरे हफ्ते। इतना मतलब इतने रेस्टोरेंट बंद रहता है, रेस्टोरेंट के जो आगे जमीन खाली पड़ी है उस पर यही काम चलता है। हमारे यहाँ से कांवड़ी गुजरते हैं, एक तो उत्तराखंड से जल लेके आते हैं, तो हमारा उत्तराखंड से मिलने होता है। फिर जो कांवड़ी हमारे जोन से होकर गुजरते हैं वो हरियाणा भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। इन जो राज्यों से हमारा समन्वय होता है। इन राज्यों के साथ समन्वय के अलावा हमें तमाम विभागों से समन्वय करना पड़ता है। रेलवे से, पीडब्ल्यूडी से, एनएचआई से, बिजली विभाग से, तमाम विभाग समन्वय होता है। उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन तैयारियों क्रम में आपने देखा होगा कि देहरादून से पहले हमारी 1 जुलाई को मीटिंग हुई थी। फिर 6 जुलाई को यहाँ पर मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी साहब आए थे, हम लोगों ने मीटिंग की। उस मीटिंग के अलावा हम लोगों ने सब जगह, सभी जिलों में अलग अलग डीएम, एसपी ने सभी विभाग में मीटिंग की है। हम लोग कांवड़ रूट का भ्रमण किया। बोल लेते कि तुम्हें अपने जो है ऑनर है उनके नाम, और जो जितने भी कारीगर कर रहे हैं काम, उनके नाम लिख करके सब बाहर लगाने पड़ेंगे। इस बात के लिए आए थे। तो आपके जो मालिक है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आज्ञा का पालन करेंगे। जो भी कांवड़ का समय आ रहा है तो कांवड़ के टाइम पर आप लोग क्या करते हैं? बंद कर देते रहते हैं? नहीं, रेस्टोरेंट चालू रहता है। यहाँ पे हमारा पीछे टेंट लगता है, यहाँ पे हम अपना विश्राम कराते हैं, विश्राम कराएंगे। यहाँ पे पूरा टेंट लगेगा और अंदर जो है जो हमारी माताएं आएंगी वहाँ से, उनके लिए अंदर एसी का इंतजाम कर रखा है, लेटने बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। सर बस सर कुछ नहीं सर, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम है सर। देखो हर एक इंसान आदमी है, हर एक इंसान आदमी है जो भी कोई है। बस हाँ सर ये है कि हाँ भोले की सेवा करेंगे। यहाँ पे हम पीछे टेंट लगाएंगे, अंदर हम लेडीज का रखेंगे, और जो भी पकौड़ी वकौड़ी वगैरह वेज में चलती है सब कुछ रखेंगे हम। नॉनवेज बिल्कुल बंद रहेगा सर, हमारा क्या सभी का बंद रहेगा, हमें कौन सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपके जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के आदेश को तुगलकी फरमान बताया। वहीं जिला अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि सीएम के आदेश से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। आप आज से पहले जब जाते थे क्या इस तरीके की व्यवस्था थी? कहीं ना कहीं जातियां उन्माद फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे। और ये किसी के सगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाले। अयोध्या में जब हारे तो अयोध्या में जितने हिंदू थे उनको गाली देने लगे अयोध्या वासियों को। जब अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं
क्योंकि पिछड़े से दलित पिछड़े समाज से आते हैं तो उसको धुलवाने का इन लोगों ने काम किया। आज यहाँ भरतलाल यादव चाय वाले बैठे हैं, ये चाय लेके आए, इन्होंने लिखा है कि क्या इन ओबीसी से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, क्या इनसे चाय लेंगे? मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, क्या मुझसे कोई सब्जी खरीदेगा? जब ब्लड बैंक में जाता है तो कोई नहीं पूछता कि ये खून पिछड़े का है, दलित का है, अगड़े का है, मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, पारसी का है, बस खून देते हैं। तो इस देश की जो मिली जुली सभ्यता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो हमारे तमाम समाज मिलजुल के एक साथ रहते हैं, उसमें वैमनस्यता फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये समाज के लिए विध्वंसकारी है, बड़ा भयावक है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने इसलिए आए हैं। सब्जी बेचने का कारण आप सबको पता है, ये जो योगी ने नया फरमान चालू करा है, बताया है कि पट्टी रेहड़ी वाला अगर मुसलमान है तो नाम लिखेगा, अपना जो फरमान है फरमान लिखेगा, धर्मपाल है धर्मपाल लिखेगा। इससे आहत होती है और ये आपस में बिगाड़ खाता करवा करके ये सब करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये फरमान गलत है और हम इस तुगलकी फरमान के विरोध हैं। जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं होगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसमें जो आदेश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया कि अपने केवल नेम प्लेट लगाने की बात कही गई है, उसमें पहचान छुपाने की जो उन्होंने कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें सामान आप इससे मत खरीदो। इस पर आपका क्या कहना है? इसका इशारा क्या है? आप भी जानते हैं इशारा क्या है? इशारा तो यही है, इस मुसलमान से न खरीदें, दलित से न खरीदें, ओबीसी से न खरीदें, यादव से न खरीदें। ये सब धर्म जात पे बांटने की कोशिश है, क्योंकि उप चुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के, वो भी सामने लाना है, योगी भी जाने वाले हैं, ये भी सबको पता है। तो हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सब साथी हैं, आम आदमी पार्टी के सभी साथी हैं। क्या मांगे आप? भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारियों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया है और चिकित्सा विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर में कई अपंजीकृत क्लिनिक चल रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन से जिलाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। भाई साहब, मैं आज जो एक हमारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं, पता चला हमारे संगठन में चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर कुलदीप यादव BDS लखनऊ से प्रमाणित रजिस्टर्ड है। वो अपने आवास पे क्लिनिक बनाकर समाज के लोगों की सेवा करते हैं। कल डिप्टी CMO उनके कार्यालय पर गए थे, उन्होंने देखा कि आप किसी ने शिकायत की थी, वो पंजीकृत नहीं, उनको डॉक्यूमेंट्स देके गए। पता चला कि डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 के पाए जाने के बाद उन्हें 7 डेज का नोटिस दिया गया। अंदर नोटिस उन्होंने आज तिवारी जी ने जाके सील कर दिया। ये संवैधानिक नहीं है। अगर नोटिस लीगल बेस पे दिया जाता है तो नोटिस का समय। मुजफ्फरनगर के छपार थाना इलाके में खाने के में लहसुन प्याज मिलने पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं हंगामा और तोड़फोड़ होता देख ढाबे के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत किया। ये कल कांवड़ियों का एक जत्था जो हरिद्वार से जल उठा के गाजियाबाद की तरफ जा रहा था, तो छपार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ढाबे पे इन लोगों के द्वारा खाने का ऑर्डर किया गया। उस खाने में कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने बिना प्याज और लहसुन का खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें उनका कन्फ्यूजन की वजह से ये प्याज और लहसुन वाला खाना उनको परोसा गया था, जिसके संबंध में उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और वहाँ पे कुछ उनके द्वारा कुर्सियों में तोड़फोड़ की गई थी। मौके पर पुलिस द्वारा तत्काल पहुँचकर मामले को शांत कराया गया, शांति व्यवस्था कायम की गई। और इसमें सभी कांवड़ियों से आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर कहीं कोई बात होती है तो कानून को अपने हाथ में ना लें, प्रशासन को अवगत कराएं। जो विधिक कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी, परंतु कहीं पे भी तोड़-फोड़ या इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न होने दें, ताकि जो आगामी पूरा कावड़ का त्यौहार है वो सकुशल संपन्न हो सके। धन्यवाद। फर्रुखाबाद में आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। मामला थाना मऊद्रवाद वाजा क्षेत्र के जसमई बाईपास स्थित श्री बनवारी लाल इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय का है, जहां लंच में बने चावल खाने से बच्चों की हालत बिगड़ गई। उनके पेट में बाल्टी में चावल मिलते ही फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जताई जा रही है। सर चावल खाए तो कभी पेट में दर्द होने। तो चावल क्या खराब थे, कैसा था? सर पता नहीं। तो आप बता रहे थे क्या हुआ, कैसे चावल थे?
पेंट की महक आ रही थी। पेंट की महक चावलों से आ रही थी। पूरे स्कूल में विंडो होती है, तो क्या पुताई वाले में बाल्टी में बना दिए गए क्या? महक आ रही चावलों में, तो काफ़ी बच्चों ने खाए होंगे, सबकी तबीयत खराब हो गई। क्या दिक्कत हुई? कितनी देर में होने लगा खा के? लंच खत्म हुआ। हाँ, तुरंत। बरेली जिला अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों की दुर्दशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला अस्पताल के वार्ड की दुर्दशा दिख रही है, जहां चलने फिरने में असमर्थ मरीजों के लिए कोई अटेंडर नहीं है। वहीं गंदगी इतनी है कि कोई भी बीमार पड़ जाए। युवक ने वीडियो एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी, डीएम, सीडीओ और पीएम मोदी से शिकायत की है। ये पकड़ो, तुम्हें नहीं आना है वीडियो में, इसको पकड़ो, मैं ही आना चाहूँ। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने वाले आरोपी, शूटर और युवक की मां को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मां ने ही अपने प्रेम संबंधों के चलते बेटे की हत्या करवा दी। आरोपी मां ने बेटे की हत्या कराने के लिए अजमेर से शूटर को बुलाया था। अब पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर नगर परेड से ले जाकर देवा शरीफ बाराबंकी ले गया। वहाँ से फिर रात में 12 बजे दरबारी खेड़ा थाना अजगैन क्षेत्र में आकर कुएं के पास उसने जो है सलीम को गांजा पिलाने के बहाने बैठाया और चाकू से उसके गला काट कर हत्या करके लाश को कुएं में डाल दिया था। ये हत्या की साजिश में इसकी मां आरिफा बेगम और हासम अली का हाथ रहा। अजगैन पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए इनके परिश्रम से। वहीं गोंडा के खोडारे थाना क्षेत्र में 15 साल की दलित किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के 2 युवकों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का जब मां ने विरोध किया तो आरोपियों ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट कर दी, जिससे पीड़िता की मां बेहोश होकर गिर गई। ग्रामीणों ने एक आरोपी शादाब को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। थाना खोडारे पुलिस को थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर थाना खोडारे पुलिस द्वारा वादी की लिखित तहरीर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु उसे भिजवाया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।